Hello, welcome back to Happy Heart Living Living, and I'm back with another book and the key learnings of a book. And this time it's a very special book. It's a book of Indian author and the former president of India, that is APJ Abdul Kalam. Yeah. So the book is The Ignited Mind by APJ Abdul Kalam, who was the former president of India, who is also known as the man of India, and who is very important to mention the a Tamilian. He belongs to, he hails from Tamil Nadu. He's a Tamilian Muslim, and more than that, he is an Indian who was proud of being Indian, irrespective of his region. And every one of us should strive to be like him, who believes more in doing or adding or contributing in the lives of people rather than making very bad comments on some people because of their race, culture, language, or anything. So that is something very important to mention because he also belongs from Tamil Nadu and he is like a very, very progressive, learned, and very spiritual person as well, irrespective of his religion, irrespective of his own the region from where he hails from or which part of India he comes from, but he has earned this title of being people's president. And let's dive into this video. And I would speak in Hindi now. तो हिंदी में स्विच करते हैं तो उनके बुक में कौन कौन सी बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए, यानी की लर्निंग्स क्या है उनके हर एक चैप्टर से, उस बारे में मैं आपसे मतलब आपको बताने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द इग्नाइटेड माइंड्स। सो like in every book summary or chapter summary, I have also created for this one also some notes because I cannot like keep everything in mind। बाकी तो आप बुक ज़रूर जाके एक बार पढ़ें। और शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। बेसिकली क्या होता है कि जो अब्दुल कलाम जी हैं, वो इस बुक को लिखने के लिए जो उनको इंस्पिरेशन कैसे मिली, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उनके मन में एक डिज़ायर थी कि वो चाहते थे कि जो इंडिया के लोग हैं ना, उनके फुल पोटेंशियल को अवेकन करने की उनकी एक चाह थी, उनकी एक डिज़ायर थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें लगता था इंडिया में हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है, वेदर इट्स रिसोर्सेज, मैन पावर, वेदर इट इज़ द पॉसिबिलिटीज़ अनलाइक अदर नेशंस। द ओनली थिंग कि हम लोग नहीं डेवलप्ड नेशंस में काउंट होते हैं या उतने डेवलप नहीं बन पाए बिकॉज़ वी हैव अ वेरी क्रिपल्ड माइंडसेट। मतलब अपने आप को लिमिटेड समझने वाले, बेचारे, या बिल्कुल हम तो कुछ कर ही नहीं सकते नया, या एक रिग्रेसिव और बिल्कुल रिजिड माइंडसेट जो क्लोज्ड है, जो ये सोचता है कि एज इंडियंस हम सिर्फ हमारे पास कुछ चीज़ों के लिए ही क्षमता है। क्योंकि ये चीज़ इसलिए हुई क्योंकि हमारा जो भी पास्ट रहा है, हिस्टोरिकल पास्ट, बिकॉज वी वर रूल्ड बाय डिफरेंट इन्वेडर्स, वेदर बी इट Mughals, be it the Afghans, be it the Britishers for 200 years. So over the years, what happened is जब हमारे ऊपर दूसरों का इन्फ्लुएंस आता रहा और किसी के गुलाम बन के रहने में होता यह है कि हमारे खुद के जो जो स्ट्रेंथ थी, जो हमारी एक पहचान थी, वो लुप्त होती गई। मतलब वो खत्म होती गई। अपनी ओरिजिनल जो पोटेंशियल, हमारी ट्रू पोटेंशियल थी, उसको हम भूलते चले गए और हमें ये लगने लग गया कि वी आर नथिंग बिकॉज वी वर रूल्ड बाय सो मेनी डिफरेंट इन्वेडर्स इन द पास्ट। जैसे हिंदी की ही हम अगर बात करें तो हिंदी में कई सारे शब्द या तो पर्शियन होते हैं या तो उर्दू से वर्ड हम यूज कर लेते हैं, बट दैट इज नॉट व्हाट हिंदी साउंड्स लाइक। फॉर एग्जाम्पल, ज़रूरत की जगह आवश्यकता इज द बेटर वे ऑफ यूजिंग और टॉकिंग इन हिंदी। वो चाहते हैं कि हमारे अंदर जितने भी हिडन या लेटेंट टैलेंट है, लेटेंट एनर्जी है, लेटेंट जो एक पोटेंशियल है, उसको अवेकन करना, ताकि हम वो अचीव कर सके, उस लेवल ऑफ डेवलपमेंट को अचीव कर सके और उस सेल्फ रिलायंस को अचीव कर सके, जो कि पॉसिबल है और बहुत पहले ही हो जाता। बट क्योंकि दिमाग बंद थे, खुद के ऊपर इंडियंस का विश्वास नहीं है, खुद के ऊपर डाउट करने की आदत, खुद को
एक बॉक्स में फिट इन करने की आदत जो पड़ी है जनरेशन टू जनरेशन ड्यू टू आवर पास्ट, उसके कारण वो नहीं अचीव हो पा रहा है। लेकिन उस इसको अचीव करने के लिए जब उनके माइंड में थॉट आया तो उनको लगा कि मैं इस चीज़ को कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो नो हाउ है, नो हाउ मतलब जो भी मेरे पास एक एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और फॉर्मल एजुकेशन के ज़रिए जो भी मेरे को समझ आया है, मतलब या मेरी जो समझ है दुनिया के बारे में या जो भी लाइफ के बारे में, वो एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन से ज़्यादा इंस्पायर्ड है, दैट इज़ स्पेस, न्यूक्लियर एंड डिफेंस सेक्टर से ज़्यादा रिलेटेड है। तो क्या मैं जस्टिस कर पाऊँगा कि मैं हर एक की लाइफ को टच कर पाऊँ इस बुक को लिखकर, या अपनी जो भी समझ है या जो भी नॉलेज है उसको शेयर करके उनके उस ट्रू पोटेंशियल को या उनको इंस्पायर कर पाऊँगा? क्योंकि ऐसा ना हो कि मतलब होता है ना कि मैं तो इसी फील्ड से रिलेटेड हूँ या मैंने इसी से पढ़ाई, इसी चीज़ सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़्यादा मेरे को एक्सपर्टीज़ है या एक्सपीरियंस है। तो people who are coming from different walks of life, different like education background and socio-economic background, different regions, languages, culture, उनके साथ मैं कैसे कनेक्ट कर पाऊँगा या उनको अपनी बात या अपनी जो विचार हैं उन तक स्पष्ट रूप में या सही तरीके से कैसे पहुँचा पाऊँगा? ये उनके माइंड में एक डिलेमा थी, मतलब एक एक कन्फ्यूजन थी या एक क्वेश्चन था। इसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने बहुत अलग-अलग जगहों में ट्रैवल किया, ताकि वो लोगों को समझ पाएँ कि हर एक रीजन में क्या अच्छी बात है, कौन-सी स्ट्रेंथ्स है, कौन-सी वीकनेसेस हैं, और ऐसी-ऐसी जगहों में गए जहाँ मतलब जाने की कोई ऐसी संभावना नहीं थी, पर फिर भी वो गए। क्योंकि उनकी जो ये एक क्या कहते हैं ना कि एक बर्निंग डिज़ायर जो थी कि नहीं, आई वांट टू कंट्रीब्यूट बाय awakening that latent energy in the young India, because in the coming years he had this vision that in the coming years India could achieve this uh, goal of becoming a developed nation by year 2020 if I could somehow inspire the youth of this country, and for that I need to reach out to the young population of this country. तो उसके लिए वो ट्रैवल करते थे और उससे उन्होंने कई सारे जैसे बातें बताई है कि हर जगह मैंने देखा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कुछ उनकी अलग स्ट्रेंथ्स हैं, या जो रीजन ऑफ बिहार है या झारखंड है, वहाँ की अलग स्ट्रेंथ है। तो अलग-अलग जगह में बहुत सारे पोटेंशियल है, बट हम उन रिसोर्सेज़ को यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम उस रिसोर्स को टैप इन नहीं कर रहे हैं ड्यू टू या तो लैक ऑफ नॉलेज, और दूसरा ये है कि उनको सेल्फ डाउट है या खुद पे विश्वास नहीं है। तो उसी बैरियर को रिमूव करने के लिए वो ये बुक लिखते हैं बाय मीटिंग स्कूल स्टूडेंट्स और रीचिंग आउट टू पीपल belonging to different walks of life, talking to them, discussing their issues and what are the challenges and what can be done about it, ताकि उनका सिर्फ एक साइंटिफिक अप्रोच ना रहे या एक स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस सेक्टर या न्यूक्लियर सेक्टर से रिलेटेड ही उनका अप्रोच ना रहे। और उसी तरीके से ये शुरू जाता है। उन्होंने इस बुक को लिखने के लिए अपने साथ बहुत सारे फ्रेंड्स, कलीग्स उनकी हेल्प ली, क्योंकि जो भी वो ऐड कर सकते हैं उसको वो यूटिलाइज करे, ताकि वो एक इफेक्टिव वे में अपनी बात को रख सके। और इसमें उन्होंने बहुत सारी बुक्स को भी रेफ़र किया है, बट स्पेसिफिकली 3 बुक्स की वो बात करते हैं, जिसमें से एक बुक बहुत इम्पोर्टेंट है उनकी अ, पर्सपेक्टिव से। देखो, पहला तो ये है कि बायोग्राफी ऑफ एस चंद्रशेखर रिटन बाय कामेश्वर सी वाली, एंड द सेकंड बुक इज़ एम्पायर्स ऑफ द माइंड बाय डेनिस वेटली, और थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है वो है मैनिफेस्ट योर डेस्टिनी बाय डॉक्टर वेन डायर। तो डॉक्टर वेन डायर की जो बुक है मैनिफेस्ट योर डेस्टिनी, उससे उनको ये समझ आया कि अगर इंसान चाहे तो वो एक सही माइंडसेट, सही अप्रोच और खुद पे विश्वास करके वो सब हासिल कर सकता है जो वो करना चाहता है। तो ये कुछ बुक्स का रेफ़र उन्होंने किया है, और बाद बाद में और भी कुछ बुक्स हैं जो जिनको उन्होंने रेफ़र किया है, बट ये स्पेशली मेंशन थे, तो मैंने कहा इनको शेयर करना चाहिए। अब चैप्टर फर्स्ट की लर्निंग्स में चले जाते हैं। ये था इंट्रोडक्शन, कैसे उन्होंने हाउ ही कंसीव्ड द आइडिया ऑफ राइटिंग दिस अमेजिंग पीस ऑफ वर्क, एंड व्हाट वाज़ द इंस्पिरेशन बिहाइंड इट, व्हाट वर द कंस्ट्रेंट्स एंड हाउ ही ओवरकम देम, एंड अल्टीमेटली ये बुक की रचना हुई। तो फर्स्ट चैप्टर में बेसिकली वो ये बताते हैं कि कैसे वो इस आइडिया को कंसीव करते हैं। चैप्टर का नाम है द ड्रीम एंड द मैसेज। द ड्रीम एंड द मैसेज में क्या होता है कि वो तो 30 सितंबर 2001 में वो जा रहे थे हेलीकॉप्टर से ट्रैवल करके रांची से बोकारो। और क्या हुआ कि बोकारो पहुँचते-पहुँचते, मतलब बिफोर लैंडिंग ओनली, उनका एक क्रैश लैंडिंग हुई, मतलब क्रैश कर गए वो, थोड़ा ही दूरी में क्रैश कर गया उनका हेलीकॉप्टर, और लकीली जितने भी लोग हेलीकॉप्टर में थे वो बच गए।
और फिर क्या हुआ कि अब आप ऊपर से एकदम से गिरोगे, तो आपकी बॉडी को शॉक लगता है। तो उनके स्टाफ ने उनको एक्चुअली कहीं पे कोई सेमिनार करने जाना था या कुछ लोगों से कुछ कुछ उनकी मीटिंग थी और उनको था कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, बट उनके जो भी मतलब स्टाफ मेंबर्स थे, उन्होंने कहा नहीं आप नहीं जा सकते हो, आपको नहीं जाना चाहिए बिकॉज़ योर बॉडी इज़ इन शॉक। तो उनको ट्रैंक्विलाइज़र वगैरह दिया जिसकी वज़ह से वो अपने यूजुअल टाइम से पहले सो जाते हैं और देर में उठते हैं। तो उस टाइम पीरियड में क्या हुआ, क्योंकि अब वो थोड़े से ही वाज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सेडेटिव, उनको जब नींद आती है तो बहुत गहरी अजीब-सी मतलब नींद आती है, उसमें उनको 5 लोगों की कन्वर्सेशन सुनाई देती है। ये रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने अपनी-अपनी फ़ील्ड और अपनी-अपनी समय काल में कुछ-कुछ लर्निंग्स अ, साझा करी है अ, वर्ल्ड के साथ डिस्कस करूँगी। बेसिकली हर एक जो पर्सनैलिटी जिनके बारे में मैं अभी बताऊँगी, वो 5 पर्सनैलिटीज़, उनसे वो कुछ-कुछ बातें इनपुट्स लेते हैं, जिससे इस बुक का निर्माण या इस बुक के लिए इनको इंस्पिरेशन मिलती है। तो जो अशोका है उस उनके बारे में 2 चीज़ें हैं, हम सब जानते हैं कि एक उनकी जो लाइफ़ है, लाइफ़ का एक सेगमेंट ऐसा है जहाँ वो बहुत क्रूर हैं, जहाँ वो बहुत ही क्रूर शासक के रूप में दिखाई देते हैं। फिर एक सेगमेंट ऐसा आता है जब वॉर ऑफ कलिंगा होता है और वहाँ बहुत ब्लडशेड होता है, बहुत वहाँ खून-खराबा हो जाता है, उसको देख के उसके बाद फिर उनको समझ आया, उनके अंदर एक मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई और उसके बाद वो बहुत ही काइंड एक रूलर के रूप में दिखाई देने लगे, जहाँ वो स्पिरिचुअलिटी को स्प्रेड करने के लिए बहुत सारे उन्होंने मतलब कदम उठाए और उनकी लाइफ़ का पर्पस वही बन गया। फिर सेकंड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में ये है कि उनकी जो जर्नी रही है उसमें यही रहा है कि उनका जो गोल था कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, तो उनसे उनको ये मैसेज मिला कि अगर हमें शांति से रहना है, अगर हमें एक मजबूत या पावरफुल कंट्री की तरह उभर के आना है, तो हमें आपसी जो हमारे बीच में मतभेद है उनसे ऊपर उठना पड़ेगा और एक दूसरे के साथ शांति के साथ रहना पड़ेगा, समझ एक आपसी समझ बनानी पड़ेगी। फिर आते हैं कैलिफ ओमार। तो कैलिफ ओमार जो है, उनसे उनको क्या लर्निंग मिली? उनसे उनको लर्निंग मिली कि कभी भी अपनी बिलीफ्स को दूसरों के ऊपर ज़बरदस्ती मत थोपो। ज़बरदस्ती थोपने से कुछ नहीं होगा। आप एक टायरेंट, एक एरोगेंट पर्सन बन के कुछ हासिल नहीं करोगे और ना ही कोई आपकी बात मानेगा। ना ही आपको ज़्यादा दिन तक कोई फ़ॉलो करेगा, ना ही आपको इस बात से कोई सैटिस्फैक्शन मिलेगी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आइंस्टाइन की बात आती है, द फेमस एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो उनसे उन्होंने क्या सीखा? उनसे उन्होंने सीखा कि आप बिना स्पिरिचुअल नॉलेज के आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो, चाहे आपके पास दुनिया की कितनी भी अ, बढ़िया से बढ़िया रिसोर्सेज़ हों या मटेरियल एस्पेक्ट में आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, पर अगर आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, तो एज़ अ ह्यूमन यू वुड नॉट बी एबल टू नेविगेट थ्रू लाइफ। फिर लास्ट आते हैं अब्राहम लिंकन की। अब्राहम लिंकन के बारे में ये है कि लाइफ का जो पर्पस है वो है हैप्पीनेस और ब्लिस, यानी खुशी और आनंद। और खुशी और आनंद आपको तभी मिलेगा जब आप मटेरियल लाइफ को परस्यू करते हुए अपने एथिक्स को भी इंटैक्ट रखे। मतलब जो इंसान छल कपट से पैसे कमा भी लेता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ पाता, वो किसी ना किसी और एस्पेक्ट में जो है गरीब रहता है अपनी लाइफ के। तो इसीलिए अगर आपको एक होलसम फुलफिलिंग लाइफ चाहिए और आप इस मटेरियल वर्ल्ड में भी अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप की जो एथिक्स है, आपके जो वैल्यूज़, आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। वरना आप भटक जाएँगे, एकदम से कोई टेम्पटेशन आएगा, एकदम से कहीं आपको गलत जगह बुलाया जाएगा और वहाँ कोई गलत बात बोल देंगे और आपकी बदनामी हो जाएगी और जो फ़ेम नेम आपने कमाया, वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। या एकदम से पैसों के चक्कर में आपने बहुत कहीं पे जो है लालच से पैसे इन्वेस्ट कर दिए और आपने वो सारे पैसे गँवा दिए क्योंकि वहाँ आप पैसे हार गए ड्यू टू योर ग्रीड। तो ऐसे ही चीज़ होते हैं, या एकदम से आपने अपनी फैमिली लाइफ खराब कर दी क्योंकि यू चीटेड ऑन योर स्पाउस बिकॉज़ इन दैट मोमेंट यू गॉट टेम्प्टेड एंड यू वर नॉट इन दैट स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो गलत है। तो इसीलिए अब्राहम लिंकन ये कहते हैं कि पहले तो आपको खुशी और आनंद को ही अपना मूल जो आधार है जीवन का वो बनाना चाहिए और उसको साकार करने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं, आपके जो एथिक्स हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और फिर उनके खुद के कुछ
आइडियाज़ वो बता रहे हैं कि जैसे नेचर के बीच में रहने से आपको हमेशा गॉड के साथ कनेक्टिविटी फ़ील होगी बिकॉज़ द सराउंडिंग ऑफ व्हेन यू आर सराउंडेड बाय नेचर और व्हेन यू आर इन द एनवायरनमेंट वेयर देयर इज़ नेचर प्रेज़ेंट, दैट इज़ द मोमेंट वेयर यू आर क्लोज़ेस्ट टू गॉड, क्योंकि वहाँ आप ऑटोमैटिकली अ, अच्छा फ़ील करते हो, बेटर फ़ील करते हो। सो दैट गेव हिम इंस्पिरेशन और नेचर से हमको ये समझ आता है कि नेचर की देखो एक आदत होती है कि वो हमेशा देता है विदाउट एक्सपेक्टिंग, चाहे आप उसको नुकसान भी क्यों ना पहुंचाओ। फॉर एग्जाम्पल, एक मैंगो ट्री को आप हो सकता है उसकी ब्रांचेस तोड़ दो, उसको पत्थर मारो, उसके फल खराब करने की कोशिश करो, उसके पत्ते तोड़ दो, लेकिन फिर भी वो आप पे उलटवार नहीं करता है, बल्कि वो मैंगोज आपके लिए भी उतनी अवेलेबल होते हैं जितनी किसी और के लिए। तो वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है सीखने के लिए। हालाँकि मैं थोड़ा इसमें ये मानती हूँ कि अगर कोई आपको नुकसान पहुँचा रहा है, तो बहुत पहले ही आपको उसको वार्निंग दे देनी चाहिए कि यू कांट डू दैट। सो आई हैव अ डिफरेंट आइडिया अबाउट इट। ही वाज़ आल्सो इंस्पायर्ड बाय द कैरेक्टर ऑफ विदुर from Mahabharata. He was the half brother of Dhritarashtra and Pandu, and despite being in that corrupt environment or in that kingdom where all wrong things were happening, he was firm with his path of righteousness, and he his spiritual values didn't waver कि ठीक है धृतराष्ट्र के पास बहुत पावर है, वो किंग है, उसके इतने 100 बच्चे हैं, तो मैं भी इनके तरफ हो जाता हूँ। वो अपने हिसाब से अपने स्पिरिचुअल वैल्यूज के साथ इंटैक्ट होके धर्म के रास्ते में चलते रहे। और इससे वो यही बता रहे हैं कि लाइफ में हो सकता है कि आपको कई बार लगे कि आप अच्छे रास्ते में चल रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बहुत इनोसेंट रूप, मतलब इनोसेंट बोले जा रहे हो कि यार ये लोग बड़े बेवकूफ हैं, बट एक्चुअली में यू आर गोइंग टू विन इन दी लॉन्ग टर्म, बट यू हैव टू रिमेन फर्म इन दैट पाथ ऑफ राइटियसनेस। ये सारे इवेंट्स हुए, सपने का आना और वो हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट से अचानक से बच जाना, और फिर उस हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट के कुछ घंटे पहले या बाद में कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि जहाँ कोई एक प्लेन में बहुत रिनाउंड कोई पर्सनैलिटी जा रही होती है और वो पूरा प्लेन क्रैश हो जाता है, वो सब मर जाते हैं। तो उनके माइंड में आता है यार अगर मैं भी तो मर सकता था ना इस हेलीकॉप्टर क्रैश में, लेकिन मुझे बचाया गया तो कोई एक पर्पस है जो मुझे फुलफिल करना है। इसीलिए ये फैसला करते हैं कि मैं इस देश के जो यूथ हैं, जो बच्चे हैं, उनको इंस्पायर करने के लिए कुछ योगदान ज़रूर दूँगा। अब कुछ और बातें वो जो शेयर करते हैं, वो ये है कि डॉक्टर वेन डायर जिनकी मैंने बात करी, जिनकी बुक की, उनकी बुक से कि इंसान की लाइफ के 4 स्टेजेस होते हैं या 4 स्टेजेस में मोटा-मोटा डिवाइडेड होती है हर इंसान की लाइफ। फर्स्ट होता है एथलेटिक स्टेज, जहाँ वो बहुत एग्रेसिव होता है, नॉट एग्रेसिव बट जहाँ वो अचीव करना चाहता है, जहाँ वो एक मुकाम हासिल करना चाहता है। फिर होता है वॉरियर स्टेज, जहाँ वो बहुत एग्रेसिव होता है, जहाँ वो दूसरों को प्रूव करना चाहता है, दूसरों के बेंचमार्क को सरपास करना चाहता है। ठीक है, जहाँ वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि एरोगेंट या ईगो ड्रिवन होता है कि मुझे दूसरों को ये चीज करके दिखानी है, या दूसरों को गलत प्रूफ करना है, या मुझे ये भी हासिल कर सकता हूँ ये करके मुझे दिखाना है। फिर थर्ड स्टेज होता है स्टेट्स पर्सन स्टेज, जिसको वो बिग ब्रदर स्टेज भी बोलते हैं। अब आपने जो अचीव करना था अचीव कर लिया, बट आप अभी भी एक बहुत हायर पोजीशन में है या एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है, लेकिन अब आप एग्रेसिवली चीज़ों को परस्यू नहीं कर रहे हो, रादर आप दूसरों के लाइफ को इंस्पायर और दूसरों को फैसिलिटेट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, या उसमें ज़्यादा आप योगदान दे रहे हो अपना। फोर्थ स्टेज होता है स्पिरिट स्टेज। स्पिरिट स्टेज में बेसिकली जिसको वो सेल्फ रियलाइजेशन स्टेज भी बोलते हैं, जहाँ वो दूसरों को कंप्लीटली दूसरों को देने में अपनी लाइफ को लगा देते हैं, अपने आप। अब उनके लाइफ का खुद का पर्सनल पर्पस सर्व हो चुका है, अब वो सिर्फ देना चाहते हैं, दूसरों को इंस्पायर करना चाहते हैं या दूसरों की मदद करना चाहते हैं, वो चाहे कैसे भी करें, मतलब इट्स मोर लाइक कंप्लीटली इन अ philanthropic मोड, कि आप अब दूसरों को ही हेल्प करना चाहते हो किसी ना किसी फॉर्म, पैसों से, अपने नॉलेज से, या जो भी जिस भी तरीके से आपकी क्षमता है। तो उन्होंने अपनी लाइफ के कुछ कुछ बातें बताई कि एथलेटिक स्टेज में वो तब थे जब उन्होंने जो है पहला सैटेलाइट इंडिया का लॉन्च किया, तो उससे उस दौरान उन्होंने बहुत सीखा, बहुत नॉलेज एक्वायर किया, और उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया इंडिया के लिए, जो इंडिया जैसे देश के लिए कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि ये भी अपने सैटेलाइट या स्पेस में एंटर कर सकता है। फिर सेकंड वॉरियर स्टेज, जहाँ वो वेयर ही वाज लाइक डिटरमिन्ड टू अचीव ग्रेटर सक्सेस फॉर दिस कंट्री। इंडिया ने अपनी इंडिजिनियस मिसाइल सिस्टम डेवलप करी, और अब
इंडिया केपेबल था किसी भी तरीके का मिसाइल को खुद इंडिजिनियसली प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि पहले जब हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे तो हमें दूसरे देश, चाहे वो आपके कितने भी फ्रेंडली देश क्यों ना हो, फ्रेंडली नेबर्स क्यों ना हो, दे वुड नॉट प्रोवाइड यू विद दैट नो हाउ और दैट टेक्नोलॉजी नो मैटर व्हाट। तो इंडिया ने खुद के लिए, मतलब उन्होंने उनके योगदान से इंडिया खुद को उस मिसाइल सिस्टम को डेवलप करने के काबिल बना पाया। थर्ड है द बिग ब्रदर स्टेज और द स्टेट्स पर्सन स्टेज, जहाँ इंडिया जो है ने अपने आप को उस उन देशों के लिस्ट में शामिल कर दिया जहाँ हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है वो अब आ गई थी। और इसमें, क्योंकि ये इसमें योगदान की बात करते हैं, तो उनसे जब पूछा गया कि आपको इतने सारे अचीवमेंट्स के बाद, जिसमें इंडिया का आपने इतना भला किया, इतना उसको आगे बढ़ने में हेल्प किया, अ, अपने जो भी लर्निंग्स हैं अबाउट द स्पेस टेक्नोलॉजी, अबाउट द मिसाइल टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, आपको सबसे ज़्यादा खुशी कौन से अचीवमेंट से मिलती है? तो इसमें उन्होंने बताया कि जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसके ही कुछ बाय प्रोडक्ट्स थे, जिससे कि लोगों का भला हुआ, स्पेशली जैसे जिनको हार्ट हार्ट डिजीज़ है या जो हार्ट पेशेंट्स हैं, उनके लिए केआर कोरोनरी स्टेंट फॉर आर्टरीज़ के लिए बनाया गया, जिससे जिनको भी जो जिनका भी हार्ट खुद से फंक्शन नहीं कर सकता, वो इस मशीन के थ्रू दे कैन लिव लॉन्गर। एंड सेकंड जो था अचीवमेंट, वो था लाइट वेट फ्लो रिएक्शन ऑर्थोसिस कैलिपर, मतलब हैंडीकैप लोगों को ताकि वो चल सके विद द हेल्प ऑफ दिस एफआरओ, उसको डिज़ाइन किया गया, तो तब उनको बहुत खुशी मिली। तो इससे क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से उन्होंने समाज के कुछ जो है सेगमेंट्स के लिए भी कुछ किया। तो इससे वो आ गए आपके फिलैंथ्रोपिक, उनकी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो गई और नेशन बिल्डिंग अब उनका एक एम बन गया। और फिर फोर्थ स्टेज में उन्होंने खुद को तब पाया जब वो अलग-अलग, जब उनका ये हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हुआ, फिर उसके बाद वो केरला में किसी एक अ, आश्रम में गए और वहाँ पे उनको बार-बार, मतलब बेसिकली उनके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते थे जहाँ उनको बताया जा रहा था कि, मतलब उनको समझ में आ रहा था कि अब मैं ये चाहूँगा कि एजुकेशन को स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ दिया जाए, जो कि उनको अपने ड्रीम में भी ये समझ आया कि आप इस वर्ल्ड में अगर चाहते हैं कि इम्पैक्ट क्रिएट करें और ह्यूमैनिटी को अलाइव रखें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो यंग माइंड्स हैं वो सिर्फ एजु मतलब एक मटेरियल पर्सुएट की तरफ ही ना जाते रहे, इनफैक्ट स्पिरिचुअल लर्निंग्स को भी साथ में रखे। बाद फिर उन्होंने ये सोच लिया कि मैं स्पिरिचुअलिटी और एजुकेशन को इंटीग्रेट करूँगा और लोगों के जो एक अंदर जो सेल्फ डाउट है और ये जो माइंडसेट है उसको तोड़ने की एक उनकी अ, पहल थी। वो चाहते थे, ही वांटेड टू सी इंडिया डेवलप्ड एज़ अ डेवलप्ड नेशन बाय 2020, जो कि एक्चुअली में हुआ नहीं है। 2020 गए हुए 5 इयर्स हो गए हैं और अभी भी हम बहुत ही पेटी इश्यूज़ में एक-दूसरे के साथ लड़ते हैं और लोगों की मानसिकता डिग्रेड हो गई है। बट आई होप जब मैं इस बुक के की लर्निंग्स को आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप इनको बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें और वी कैन कंप्लीट हिज़ गोल मे बी इन द नेक्स्ट 5 इयर्स। But for that, we need to really create that mindset where we are having uh, our spiritual values very strong, and with those spiritual values we are then uh, taking all the decisions of this material life, so that we all are living a fulfilling life of happiness and bliss, full of happiness and bliss. और मैं चाहूँगी ये बुक अगर आपने नहीं पढ़ी तो ज़रूर पढ़ें। और बाकी मैं की लर्निंग्स तो शेयर कर ही रही हूँ और मैं नोट्स भी बना रही हूँ, जैसे कि मैं हर बार बनाती हूँ। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।